हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PT 365 जो कि हमारे यहाँ पे 2022 से लेकर 2023 अप टू जनवरी तक जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है रिलेटेड टू पॉलिटी उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना 4th टॉपिक के साथ जो कि जुडिशरी है, और जुडिशरी के तहत जितनी भी टॉपिक न्यूज़ में रही है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठे आज रिविजन करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ में रहा है और हर टाइम रहता है द हॉट टॉपिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया है PIL पिटिशन के ऊपर। इट मीन्स कि जो यहाँ पे लग्जरी लिटिगेशंस जो फाइल किया जाता है उसके जितने भी यहाँ पे पिटिशनर है उनके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करने के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली जो भी न्यूज़ में रहा हो वो तो एक रीज़न होता है और आपके लिए एक टेंशन का कारण होता है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन टॉपिक जो है क्वेश्चन के रूप में बन जाए। तो इसलिए PIL पे हम लोग फोकस करते हैं। व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक जो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक है उनके इंटरेस्ट के ऊपर जो है उनका जो भी टॉपिक पे इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड लिटिगेशन किया जा रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अगर बात करें तो कानून को यूज़ करते हुए जो भी यहाँ पे ह्यूमन राइट है उसको एडवांस करना और इक्वालिटी को रेज़ करना, और साथ ही जो भी यहाँ पे ब्रॉड पब्लिक कंसर्न है उसके भी इशू को रेज़ करना, ये सारी चीज़ें हमारे PIL के तहत आता है। एक्सप्रेशन जो PIL का है वो हम लोग बोरो किए हैं। इट मीन्स कि हमारे यहाँ का ये पनपा हुआ आइडिया नहीं है, ये हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और अमेरिकन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उससे हम लोग इसको बोरो किए हैं। PIL की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो इसको हम लोग आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत इसको डिफाइन किया गया है, उसके तरफ से हम समझ सकते हैं कि PIL को हम लोग 39A के तहत देखते हैं, क्योंकि 39A में कहा गया है कि स्टेट जो है वो यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करेंगे और सिक्योर करेंगे ह्यूमन बीइंग को फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि कास्ट, रिलीजन, क्रीड इन सब के बेसिस पे किया जाता है। साथ ही PIL की बात करें तो ये पावर है जो कि पब्लिक को दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि देखिए एक तो है कि कोर्ट अपने रेस करते हैं जो भी उनको कंसर्न लगता है, दूसरा है कि लोगों के ऊपर भी छोड़ दिया गया है कि आप यहाँ पे सोसाइटी में रहते हो और आपको लगता है कि सोसाइटी में होने वाली कुछ ऐसी चीज़ जो कि मेजोरिटी ऑफ लोगों को हर्ट कर रही है या डिस्टर्ब कर रही है सोसाइटी को, और उसे हम लोग को एक इन्हांस करने की ज़रूरत है या ब्रॉड लेवल पे ह्यूमन राइट्स को ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो वैसी टॉपिक जो कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली होती है तो उस पर अगर कोई लिटिगेशन कर रहा है तो उसे हम लोग PIL कहते हैं। बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे बोथ पब्लिक और प्राइवेट लॉ जो मैटर करते हैं उन दोनों से निकल कर आ सकता है। कुछ जो मैटर होते हैं वो PIL के अंतर्गत आप देखो कैसे होते हैं। बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर है वो आप जानते हो कि हर कोई इसके अगेंस्ट में है, कोई भी बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहना चाहता। तो इससे रिलेटेड जो लिटिगेशन यहाँ पे पब्लिक के द्वारा अप्लाई किया जाता है, फाइल किया जाता है, उसे हम लोग PIL कहते हैं। एट्रोसिटीज़ वुमेन के अगेंस्ट में आप देखते हो बहुत सारे अत्याचार होते हैं, तो एक अत्याचार ये भी देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, आज के डेट में आप देखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। हर एज के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, उन सब को यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है। इवन हमारे एनिमल्स को भी प्रॉब्लम हो रही है। फूड एडल्ट्रेशन है, जो मिलावट की चीज़ें हम लोग खा रहे हैं उससे एक अलग ही यहाँ पे जो डिजीज़ का तांता है और जो यहाँ पे बीमारी है वो एक तरीके से आप देखो कि बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही हेरिटेज और जो हमारे कल्चर है उनको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर आप देखो कि PIL फाइल किया गया है। PIL जो है हाई कोर्ट में फाइल भी किया जा सकता है या फिर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अब देखिए कुछ ऐसे केसेस है जो PIL से रिलेटेड और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 की देखें तो इसमें कोई भी यहाँ पे पब्लिक या फिर NGO के मेंबर जो हैं वो यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ये चीज़ें कहा गया है। देखिए हाई कोर्ट में जब आप कोई भी रिट जुरिस्डिक्शन यहाँ पे लेकर आते हो तो हाई कोर्ट के तहत यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन जो दिया गया है वो आर्टिकल 226 के तहत दिया गया। वही अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 32 है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि कोई भी वायलेंस ऑफ लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ पर्सन है उनके यहाँ पे लेकर, जैसे किसी भी लोग का अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट के अलावा भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ह्यूमन राइट है, लीगल राइट है, अगर ये इन्फ्रिंज हो जाती है तो भी यहाँ पे लोगों को अधिकार है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1987 का अगर केस देखें तो ये कहा जा रहा है कि PIL यहाँ पे लाया गया था गंगा वाटर पॉल्यूशन को लेकर। आपको पता है कि जो गंगा वाटर है वो पूरी तरीके से पॉल्यूट हो चुका है, तो उसके पॉल्यूशन को लेकर यहाँ पे PIL लाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पे पिटिशनर जो कि राइपेरियन ओनर नहीं है, यानी कि फुल फ्लेजेड यहाँ पे ओनर नहीं है कि वो कोर्ट आ सके स्टैट्यूटरी प्रोविजन को लेकर। जैसे आप देखो कि सिर्फ ह्यूमन राइट
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, ये सारे राइट को लेकर ही आ सकते हैं। लेकिन गंगा वाटर अगर पॉल्यूट हो रहे हैं तो इसको लेकर इतना पब्लिक जो है वो, क्योंकि राइपेरियन ओनर नहीं है तो वो नहीं आ सकते, ऐसा कहा जा रहा था। बट कोई नहीं, दिस 2 केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, PIL को लेकर इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे PIL जो है किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है? देखिए, कोई भी इंडिया के सिटीजन जो कि रह रहे हैं इंडिया में और जो कि एक्रीव्ड पर्सन है, उनको किसी भी कोई भी तरीके से परेशानी हो रही है तो वो PIL फाइल कर सकते हैं। सेकेंड है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये कंडीशन है कि पर्सनल एजेंडा के ऊपर वो बेस्ड नहीं हो बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड हो, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट को भी ये पूरी तरीके से हक है कि वो अवेयरनेस के बेसिस पे कोई मैटर उनको लग रहा है कि इसके ऊपर पब्लिकली ये इम्पॉर्टेंट है तो कोर्ट भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि PIL जो निकल कर आए हैं उसकी कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1976 में PIL जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इंड्यूस किया गया था जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो कि मुंबई कारागार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस है, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड जो वर्कर एसोसिएशन थे उनको ग्रांट किया गया था इंस्टीट्यूट रिट पिटीशन, वो भी आर्टिकल 32 के तहत। वहीं अगर 1979 में देखें तो फर्स्ट एवर जो रिपोर्ट किया गया था PIL वो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, जिसमें मेनली फोकस किया गया था इन ह्यूमन जो कंडीशन है प्रिजन और अंडर ट्रायल का। ठीक है, आप जानते हो कि जेल में जाने के बाद एक तो है कि बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे इनोसेंट पर्सन हैं जो कि अंडर ट्रायल में ही इंगेज रहते हैं, और हमारे देश में अंडर ट्रायल जो है वो विद इन टाइम पीरियड नहीं किया जाता, काफ़ी डिले हो जाती है। तो उस अंडर ट्रायल को लेकर और जो यहाँ पे कंडीशन है जेल में, क्योंकि आपको पता है कि बर्डन है, ओवर बर्डन है जेल में, तो जिस तरीके से कंडीशन है इन सब को लेते हुए यहाँ पे खातून जी के द्वारा उंगली उठाया गया था। उसके बाद 1981 के में देखें तो न्यू पीरियड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला PIL मूवमेंट का, जो कि जस्टिस PN भागवती इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में था। जस्टिस भागवती जो थी उनको आज के डेट में कहा जाता है फादर ऑफ PIL, तो जस्टिस भागवती के बारे में ध्यान रखना है, फादर ऑफ PIL इनको कहा जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट PIL। नेक्स्ट आते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखते हैं। देखिए, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट है इन सो फार एज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है ये कंसर्न्ड है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ट्राइब्यूनल के बारे में अब हम लोग देखते हैं। कोई भी रीज़न रहा हो, वट एवर द रीज़न में भी, उस पर फोकस नहीं करना, फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। तो NGT अगर बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है ये इन्वायरमेंट के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो ये सिविल केसेस में यहाँ पे इनके अंदर ट्राई किया जाता है, वो भी 7 लॉज है। क्या क्या लॉज है जो कि NGT के अंदर यहाँ पे देखा जाता है? 7 कानून है जो कि है, एक है वाटर एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। सेकेंड है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977। देन है फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1980 का है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का, और साथ ही इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। देन यहाँ पे पब्लिक लाइबिलिटीज़ इंश्योरेंस एक्ट 1991 का, और फिर है यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। ओके, तो ये 7 लॉज है जिसके तहत यहाँ पे आपका ट्राइब्यूनल में केसेस यहाँ पे हियर किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं और क्यों न्यूज़ में, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर, जो कि आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो यहाँ पे प्रिवेल करेगा किसी भी स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स को लेकर। मान लीजिए कि एक ऑर्डर आपका ट्रिब्यूनल से निकल कर आया, एक ऑर्डर आपका हाई कोर्ट से निकल कर आया, तो किस ऑर्डर को माना जाएगा? तो ऑब्वियस है कि प्रेफरेंस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हाई कोर्ट इज़ अबव देन ट्रिब्यूनल, एंड ये तो कहा ही गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि NGT जो है, जैसे कि कोई भी ट्रिब्यूनल है, इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो प्रिवेल करेगा। जैसे L चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि जो ऑर्डर है ट्राइब्यूनल का अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B, ये रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट है इसका पार्ट है, इसका यहाँ पे सब्जेक्ट है रिट जुरिस्डिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, ये चीज़ें तो कही गई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्राइब्यूनल्स का अगर इस्टेब्लिशमेंट देखें तो ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल की कहीं पे भी चर्चा नहीं थी, बट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 यहाँ पे 2 आपका आर्टिकल ऐड किया गया। एक है 323A जो कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कैट वगैरह। 323B फॉर अदर जो मैटर है जैसे NGT वगैरह है, तो ये आपका 323B में आता है। रिकमेंड जो किया गया था वो स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो ये भी कमेटी का भी नाम ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे घुमाकर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू रेडी। ओके, हाई कोर्ट तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही द्वारा ये बनाया गया है।
पर्पस क्या था? पर्पस है कि देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे जो केस होते हैं उनको भी हियर करना पड़ता है। तो इट्स बेटर ना कि टॉपिक वाइज जो है ट्राइब्यूनल बनाया जाए, जिससे कि जो बर्डन है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वो कम हो जाए, पेंडेंसीज जो है वो कम हो जाए और जो छोटे लेवल की केसेस है वो छोटे लेवल में ही ख़त्म हो जाए। तो कुछ डिस्प्यूट्स और जो कंप्लेन कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में है वो निचले स्तर पे ही यहाँ पे कवर अप हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। साथ ही हाई कोर्ट तो लाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो भी स्टेट लेवल पे, और साथ ही जो सिविल और क्रिमिनल केसेस है उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन या फिर जो डिसीजन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना। प्रोसीजरल कंप्लाइंसेस अगर देखें तो ये किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। अगर ट्राइब्यूनल की बात करें, जैसे कि ट्राइब्यूनल में ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी ही यहाँ पे आपका चलेगा, आईपीसी यहाँ पे चलेगा, नो। ट्राइब्यूनल पे जो काम होता है ना, जो जैसे कुछ कानून तो आप देख लिए एनजीटी के तहत, लेकिन उसके अलावा जो काम होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे यहाँ पे आपका ऑर्डर और डिसीजन दिया जाता है। वहीं अगर हाई कोर्ट में देखें तो हाई कोर्ट में प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजरल कोड है, साथ ही यहाँ पे कानून है, उसके बेसिस पे होता है। मेंबर्स अगर ट्राइब्यूनल का देखें तो यहाँ पे जुडिशियल और जो एक्सपर्ट है, कुछ स्पेशल नॉलेज है जिनको, उनके साथ मिलकर ट्राइब्यूनल फॉर्म किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में सिर्फ जुडिशियल ही मेंबर होते हैं। पावर अगर हम लोग ट्राइब्यूनल का देखें तो ये लिमिटेड है, यानी कि कुछ कानून के ही दायरे में रहकर वो यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर देखें तो पावर है कि जितने भी इनएक्टेड लॉज है जिसमें कि डिसीजन लिया जा सकता है वो सब यहाँ पे यूज़ होगा हाई कोर्ट के तहत। ओके, अब यहाँ पे एनजीटी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के एक्ट, जो एनजीटी एक्ट है 2010, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका जो है बना है ट्राइब्यूनल, जो एनजीटी बना है। स्पेशली यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं एनजीटी में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम यहाँ पे 20 जुडिशियल मेंबर होते हैं। टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, लेकिन एनजीटी में एक चीज़ और देख लो कि जो एक बार इस टेन्योर में 5 ईयर्स के टेन्योर में अगर यहाँ पे आपके अपॉइंट हो गए तो वो नेक्स्ट जो है रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फंक्शन की बात करें तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सारे सिविल केस में है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड है। फाइन, इसका जो डिसीजन होता है, ये चीज़ें याद रखनी है कि जो ट्राइब्यूनल के द्वारा डिसीजन दी जाती है वो सब बाइंडिंग होता है। और यहाँ पे एनजीटी के बारे में बात किया जा रहा है तो एनजीटी में जितने भी केस होंगे उनमें जो डिसीजन दिया जाएगा ये सारे पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगी। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कोई अपोजिट पार्टी इनके डिसीजन को ना माने, ऐसा नहीं है, मानना ही पड़ेगा, ये बाइंडिंग है। फाइन, साथ ही हम लोग देखें कि इंडिया में ट्राइब्यूनल तो एक तो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, देन यहाँ पे आपका कंपटीशन के लिए है कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, देन यहाँ पे एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देन यहाँ पे सैट है सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, एंड आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, वाटर के लिए वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, देन यहाँ पे कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, देन इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है। इतने सारे ट्रिब्यूनल हैं इंडिया के तहत। ओके, अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जा रहा है तो इस पर हम लोग भी बात कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन और कंडीशन ऑफ सर्विसेज को लेकर बेसिकली आप देखो कि इसमें क्या है कि 2021 में एक ऑर्डिनेंस बनाया गया। ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे पार्लियामेंट की जब सेशन चलती है और उस समय अगर यहाँ पे कोई भी हाउस या फिर कोई एक हाउस उस समय एक्टिव ना हो या फिर सेशन नहीं चल रहा हो, तो उस समय अगर कोई इमरजेंसी अराइज हो जाए और ऐसा लगता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को स्टेट में कि कुछ कानून लाने चाहिए, तो उस समय ऑर्डिनेंस ये लेकर आते हैं। आपको बताना है कि ऑर्डिनेंस जो पावर दिया गया है वो गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत दिया गया और प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत दिया गया। ओके, यहाँ पे आप देखो कि कुछ सर्टेन जो एग्जिस्टिंग एपेलेट बॉडी है उसको डिसॉल्व किया गया है और उनकी फंक्शन को जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज़ है उनको ट्रांसफ़र किया गया है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें तो एपेलेट ट्रिब्यूनल जो कि यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी एक्ट है और 1952 का, ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है इनके फंक्शन को हाई कोर्ट के पास। तो ये जो प्रपोज है कि एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे सेटअप करना है। फाइन, जिससे क्या होगा कि जो अपॉइंटमेंट होगा चेयरपर्सन और मेन मेंबर्स का, जो कि बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल है ना उनके लिए, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो जो चेयरपर्सन है वो डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि एक ऐसा सिलेक्शन कमेटी हो जो कि यहाँ पे बेसिकली एक बेटर तरीके से फेयर सिलेक्शन हो सके। साथ ही यहाँ पे जो फाइनेंस एक्ट है 2017 का उसको भी अमेंड किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या होगा, इस कमेटी में कौन कौन होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कि इनको नॉमिनेट किया जाएगा एज चेयरपर्सन। साथ ही 2 सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे आपके 2 सेक्रेटरीज होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाए। सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन होंगे और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री होंगे जो कि अंडर ट्रिब्यूनल ये बनाया जाएगा और इनको यहाँ पे कोई भी वोटिंग राइट नहीं दी जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टर्म ऑफ ऑफिस है चेयरपर्सन का और मेंबर का, वो यहाँ पे रखा गया है 4 ईयर्स विद प्रोविजन ऑफ
रीअपॉइंटमेंट, कि ट्राइब्यूनल के जो मेंबर हैं उनको यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट करने के लिए दिया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, जो कि अब तक तो नहीं था लेकिन मांगा जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखो कि एज लिमिट रखा गया 70 ईयर्स यहाँ पे चेयरपर्सन के लिए रखा गया और 67 ईयर्स यहाँ पे अदर मेंबर्स के लिए रखा गया। 50 ईयर्स तो कहा जा रहा है कि एक मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए अपॉइंटमेंट का एज ए चेयरपर्सन, ताकि वो यहाँ पे 20 ईयर्स जो है अपनी उस कुर्सी को बरकरार तरीके से अपना मतलब कि वो बरकरार रख सके। तो ये चीज़ें कही जा रही है। ओके, अब देखिए स्पीकर एज ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। तो स्पीकर जो है ऑफिस, ये भी आपका कंट्रोवर्सी के अंदर आ गया है, क्योंकि स्पीकर का आपको पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन करना होता है एमएलए का, तो उसके डिसीजन को लेकर बहुत तरीके से आप देखो कि जो स्पीकर है वो यहाँ पर डिसीजन नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पार्लियामेंट से पूछा है कि आप रीथिंक करो कि जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन है ये आपका स्पीकर को दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि स्पीकर एक क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटी उनको ऐसे दिया जाता है कि आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर को। साथ ही पार्लियामेंट भी यहाँ पे सीरियसली कंसीडर कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अमेंड करना पड़ेगा, और जो लोकसभा के स्पीकर है और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं उनका सब्स्टिट्यूट उनको एज आर्बिटर ऑफ डिस्प्यूट बनाना होगा, जो कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करेंगे। यानी कि जो मेंबर को यहाँ पे चाहे वो एमएलए हो एमपी हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है 10th शेड्यूल के तहत, और ये किया जाएगा एक परमानेंट ट्रिब्यूनल के साथ। तो ट्रिब्यूनल में ही, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है वो भी आप देखते हो हाई कोर्ट में ही लंबित रहता है, और कई बार ऐसा लगता है कि जो स्पीकर जिस पार्टी के होते हैं अगर उसी पार्टी के मेंबर को, वैसे तो स्पीकर न्यूट्रल होते हैं बट किसी न किसी पार्टी से चुन के आते हैं, जब वो स्पीकर बनते हैं तब उनको जो है अपना पार्टी छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका अटैचमेंट होता है। तो उसी पार्टी से अगर किसी मेंबर को उनको डिस्क्वालीफाई करना होता है तो उस पर डिसीजन नहीं लेते स्पीकर। कई बार ये देखा जा रहा है, जो कि एक कंट्रोवर्सी का रीज़न भी ये बनता जा रहा है। ओके, सो ये सारी बातें रह गई यहाँ पे ट्रिब्यूनल को लेकर। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल सिस्टम हमारे देश में कैसे कैसे बढ़ते आया। सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रिब्यूनल बना है वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना है 1941 में, आज़ादी से पहले ही। साथ ही यहाँ पे 1969 की बात करें तो पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यहाँ पे आपका कमीशन रिकमेंड किया गया कि एक सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। 1976 में क्या हुआ कि 6th लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया कि सेपरेट हाई पावर ट्रिब्यूनल बने, कमीशन बने। साथ ही 42nd से तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का भी अधिकार दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है कैट को रखना चाहिए, जो यहाँ पे आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। साथ ही फाइनेंस एक्ट भी यहाँ पे 2017 का, जिसके तहत ट्रिब्यूनल सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ किया गया। उसके बाद अभी 2021 में यही रिफॉर्म्स लाने के लिए, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स लाने में ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। ओके, तो क्या क्या रिफॉर्म्स, क्योंकि आप देखो अभी बेसिकली तरीके से ये रिफॉर्म जो है नहीं हुआ है, ये अभी रिकमेंडेशन बेसिस पे है और ऑर्डिनेंस है। तो ऑर्डिनेंस का आप देखो कि जो टाइमलाइन होता है वो 6 मंथ्स का होता है। अगर उससे पहले ये पास हो जाए दोनों सेशन में तो इसको कानून कहा जाएगा, अदरवाइज़ ये जो है आपका बिल ही रह जाएगा, ऑर्डिनेंस ही रह जाएगा या फिर ख़त्म ही हो जाएगा। अब देखते हैं जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि सारे सेक्शन जो सीट है वो फिल्ड हो चुके, यानी कि 34 आफ्टर मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे आपका पूरा सीट है सुप्रीम कोर्ट का वो फुल हो गया है। तो इसलिए अब फुल हो गया है तो देखते हैं कैसे फुल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ जो है 32 जजेस का है। जैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ आज की डेट में 34 है तो 32 ही रखना है। आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 है संविधान में, जिसमें कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ कितने होंगे। फाइन, अब देखते हैं कि जुडिशरी में जज की अपॉइंटमेंट होती कैसे है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। तो 124 आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी का सब क्लॉज ही हम लोग देखते चलते हैं। तो 2 है जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ये अपॉइंट करते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के साथ। अब भाई ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या? देखिए ये वही सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विवाद होता है हर टाइम, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ओपेकनेस देखने को मिलता है कि पता ही नहीं चलता है कि किस बेसिस पर यहाँ पे आपका रिकमेंड किया गया है किस जज को सुप्रीम कोर्ट में आपका जजेस बनाने के लिए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए रिकमेंड किया जाता है। किस बेसिस पे करते हैं और क्या करते हैं ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हालांकि यहाँ पे आप देखते हो कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो काफ़ी ओपेक है और काफ़ी इसमें आप देखोगे कि नेपोटिज्म है और साथ ही साथ कास्टिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी यहाँ पे आप देखोगे कि लोग अपनी मनमानी ही करते हैं। इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम चलता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के और एकदम फिट होना चाहिए जो कि इस ऑफिस को होल्ड कर सके। नेक्स्ट जो CJI का जो नेम है ये आउटगोइंग CJI के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे अभी आप देखो DY चंद्रचूड़ है, जब ये निकलने वाले रहेंगे तब ये एक रिकमेंड करके जाएंगे कि हाँ कौन ऐसे सीनियर मोस्ट जज है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के
जो है नेक्स्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है ये अगर हम लोग देखें एक तरीका है जिससे कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये अपॉइंट होते हैं और ट्रांसफ़र भी होते हैं। ट्रांसफ़र भी यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के ही रिकमेंडेशन से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है इसमें 5 मेंबर बॉडी है जो कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसमें 4 अदर सीनियर मोस्ट जो जज है वो उस समय जो रहते हैं उनके साथ मिलकर ये यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन आता है। हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है ये भी वहाँ पे जो चीफ जस्टिस है और 2 अदर सीनियर मोस्ट के जज जो है वो यहाँ पे मिलकर डिसीजन लेते हैं कि कौन होगा। हाई कोर्ट कॉलेजियम में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट कॉलेजियम में 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट के राजा होते हैं, है ना, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं। और यहाँ पे आप देखो ओरिजिनल और एपलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है, दोनों में, सिविल में भी और क्रिमिनल मैटर्स में भी। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और जो प्रमोशन है ये सब गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा किया जाता है। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस से नीचे नहीं होना चाहिए और शुड हैव बीन एन एडवोकेट होने चाहिए या फिर प्लीडर हो फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। और बेसिकली आप देखो कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है वो रिकमेंड उनको करना है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा फॉर अपॉइंटमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे जजेस। अच्छा हाँ, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में आप देखो कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग जो 3 जजेस केस है उसको तो ध्यान रखना है। फर्स्ट जो जजेस केस है 1981 का, इसको SP गुप्ता केस भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो साथ ही जो यहाँ पे कॉग्नेंट रीज़न है उसको प्रेसिडेंट यहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जज में कहा गया था कि चलो ठीक है, इसको स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये कहा गया था इसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेकर। लेकिन फिर 3 जजेस केस आया अगेन 1998 में, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा गया कि चलो आप 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट कर लेना फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज के डेट में यहाँ पे 3 जज केसेस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स। देखिए हमारे जेल की जो सिस्टम है ना उसको भी रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे NCRB का रिपोर्ट आया है जिसमें ये रिलीज़ किया गया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने देश के जो जेल है इसके बारे में समझते हैं। प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि आप देखो 7th शेड्यूल पढ़ोगे तो इसमें आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेगा। स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जिसमें जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बना सकते हैं। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे कानून बनाया जाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे कानून बनाया जाता है। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रिजन जो है वो प्रिजन एक्ट 1894 है, जिससे कि यहाँ पे जो जेलों में सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका गवर्न किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि रेगुलर गाइडेंस देते हैं और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को एडवाइस भी देते हैं वेरियस इशूज़ में। उसके अलावा अगर हम लोग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करें, ये भी एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर वो यहाँ पे प्रोवाइड करना। साथ ही यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है इंटर स्टेट और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स उनका यहाँ पे स्टोर करना, कोऑर्डिनेट करना, साथ ही ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना पर्सनल को, और फंक्शन जो कि ये काम करना एज नेशनल स्टोर हाउस ऑफ फिंगरप्रिंट। ओके, और कुछ रिपोर्ट है जो कि NCRB के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ है और सुसाइड है, क्राइम इन इंडिया है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया है। ओके, अब यहाँ पे जो रिपोर्ट लाया गया है प्रिजन रिपोर्ट 2021 का, तो इसमें बेसिकली कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया जैसे नंबर और अवेलेबल कैपेसिटी डिफरेंट टाइप ऑफ जेल का, यानी कि हर तरीके के जेल में कितने नंबर ऑफ प्रिजनर रहने हैं और कैपेसिटी कितना है, उसमें स्ट्रेंथ कितना है और जेल ऑफिशियल को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, प्रिजन का कितना बजट होगा और कितना खर्च किया जाएगा। तो इन सब के बारे में एक डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब इस रिपोर्ट में दिया गया कि हाई अंडर ट्रायल्स है। इट मीन्स कि अगर 10 यहाँ पे जेलर है जेल में हैं लोग, तो उसमें से 8 जो है अभी तक वेट कर रहे हैं अंडर ट्रायल का। इट मीन्स कि उनके ऊपर अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि उन्होंने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश में जेल में जाने वाले लोगों की क्या हालत होती है। उसमें से यूपी है जो कि हाईएस्ट नंबर है अंडर ट्रायल का, और इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र है। डिसएडवांटेज सेक्शन अगर हम लोग देखें तो 67% जो इनमेट्स है वो यहाँ पे SC ST और OBC कम्युनिटीज़ के। तो ये भी एक अलग बात है कि पिछड़े जाति के लोग जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जेल में परेशान हो रहे हैं। 80% जो अंडर ट्रायल है वो यहाँ पे डिसएडवांटेज जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है उसी से देखने को मिल रहा है।
बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बजट जो यहाँ पे 2021-22 का है ये इंक्रीज़ कर दिया गया है, यानी कि कुछ यहाँ पे एलोकेशन जो है बढ़ा दिया गया, जिससे कि खर्चे पैसे रहेंगे तो बेटर तरीके से खर्च कर पाएंगे, और खर्च कर पाएंगे तो यहाँ पे जो भी जेल वगैरह जेल में रहने वाले लोग हैं, जेल की जो मेंटेनेंस है, ये सब बेटर तरीके से हो पाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है पैरोल एंड फरलॉन्ग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कभी आप देखते हो कि पैरोल के बेसिस पे लोग जेल से बाहर आते हैं, कभी आप देखते हो कि फरलॉन्ग के बेसिस पे बाहर आते हैं। तो कब आते हैं? देखिए, पैरोल दिया जाता है किसी भी जेलर को कि एक स्पेसिफिक एग्जिजेंसी में। इट मीन्स कि आप समझो कि अगर घर में किसी की शादी है, किसी की डेथ है, तो उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे पैरोल दिया जाता है, 2 डेज़ पैरोल, 4 डेज़ पैरोल, इस तरीके का। लेकिन ये अधिकार के तहत नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें यहाँ पे पैरोल में बाहर निकलने का अधिकार है, नहीं। साथ ही एक सिस्टम है जिससे कि एक प्रिजनर को यहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं विथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा है, जैसे कि उनको 14 साल का सज़ा दिया है, 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा के 4 डेज़ का या 2 डेज़ का पैरोल के सिस्टम में उनको रिलीज़ किया जाता है। फरलॉन्ग होता है कि ग्रांट किया जाता है, लेकिन एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स के बाद। जैसे कि अगर किसी भी जेलर को 7 ईयर्स जेल में रहना है, तो मान लो कि ये 3 ईयर्स रह लिया या 4 ईयर्स रह लिया, तो उसके बाद जो है ना, कुछ समय के लिए उसको बाहर आने का मौका दिया जाता है कि वो बाहर आए, समाज को समझे। क्योंकि आप देखते हो 1 साल में कितना सोसाइटी में चेंज हो जाता है, दुनिया में चेंज हो जाता है, बट जेल में रहने वाले लोगों को क्या पता चलता है। तो इसलिए 2-3 साल अगर वो रह लिए, अपना सज़ा काट लिए, तो उनको कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाता है, जिससे कि आप वापस सोसाइटी में आओ, आप देखो कि किस तरीके से आप रह रहे हो कि नहीं, एडजस्ट कर पा रहे हो कि नहीं, समाज में क्या चेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें उनको समझने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए ही जेलर को बाहर निकाला जाता है, ऐसा नहीं है। विदाउट एनी रीज़न जो है अगर किसी को बाहर रिलीज़ किया जाता है तो वो फरलॉन्ग के बेसिस पे। और फरलॉन्ग का जो पीरियड है वो प्रिजनर को यहाँ पे ग्रांट किया जाता है, जिससे कि रिमीशन ऑफ हिज सेंटेंस, यानी कि उनका जो सेंटेंस है उनको रिमीट कर दिया गया, इस बेसिस पे ये ट्रीट होता है ऐसा। ठीक है, तो ये बातें रही यहाँ पे प्रिजन के बारे में। अब यहाँ पे आप देखो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया गया कि एक फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को, वो भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन को लेकर। जैसे कि आज के डेट में सिक्योरिटी इक्विपमेंट वगैरह ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता है कि जेल से लोग भाग जाते हैं, जेल में सारा जो है फ़ोन वगैरह तो लोगों को मिल ही जाता है, तो सिक्योरिटी ऑफ जेल्स के लिए यहाँ पे इन्हांस करना चाहिए। साथ ही कुछ री इन्फॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशंस के लिए यहाँ पे प्रिजनर्स को उसके लिए फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो 5 साल का है, यानी कि लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ 2021 से और 2026 तक चलेगा। प्रोजेक्ट में आप देखो सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कवर किया गया। साथ ही कुछ प्रिजन टाइप भी है, उसको भी कवर किया गया, जैसे सेंट्रल जेल होता है, डिस्ट्रिक्ट जेल होता है, विमेन जेल का अलग है, स्पेशल जेल का अलग है। तो सारे जेल के लिए यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन का बात किया जा रहा है वो सेम है। कोर कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि वीसी भी कर सके, बॉडी वॉर्न कैमरास वगैरह होगा, डोर फ्रेम होगा, मेटल डिटेक्टर होंगे, सिक्योरिटी पोल्स होगा, बैगेज स्कैनर होगा, जो भी बैग वगैरह है तो वो स्कैन कर सके, ऊपर से पता चल सके, फ्रिस्किंग होगी कि प्रॉपर चेक होगा जितने भी प्रिजनर हैं, सर्च किया जाएगा, जैमिंग सॉल्यूशन होगा कि लोग जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ ही ना कर सके। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन का? तो ये है कि फिलिंग जो एग्जिस्टिंग गैप है आज की डेट में, जैसे कि देखा जाता है कि सुरंग बना के भाग जाते हैं या फिर भाग ही जाते हैं ऐसे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है जेल का, उसको मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी जेल हमारे देश में अभी तक बने हुए वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, तो अब हमारे हिसाब से होना चाहिए। साथ ही न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है और रिहैबिलिट करना है जितने भी इनमेट्स हैं, और करेक्शन तरीके से या स्किल डेवलपमेंट करना है। जो जेल में लोग रहते हैं उनको भी कई तरीके का काम दिया जाता है, जिससे कि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, उनका मन लगे और वो कमाते भी है जेल में। साथ ही यहाँ पे आप देखो एटीट्यूडनल चेंजेस भी लेकर आना है, जो भी लोग जेल में रहते हैं, जबकि जेल में जाते हैं जो वही लोग जाते हैं जो कि गलत काम करते हैं। ठीक है, तो गलत काम करते हैं तो बेसिकली उनको इस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह देना है कि वो समझ सके कि वो जो काम कर रहे थे वो गलत था, उनके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं, डेथ पेनल्टी यानी कि कैपिटल पनिशमेंट। देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुमोटो ओपन किया गया है रिव्यू करने का। अब यहाँ पे डेथ पेनल्टी कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रैक्टिस जो कानून के द्वारा जहाँ पे एक इंसान को उन्होंने इतना हीनियस क्राइम किया है जिससे कि उनको डेथ का सज़ा दे सके। ओके, तो ये एक मोड ऑफ पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी इन इंडिया। और हमारे यहाँ क्या कानून है देख लेते हैं। हम लोग उन फ्यू कंट्रीज़ में से है जो कि हम लोग कैपिटल पनिशमेंट को कुछ डिफरेंट लॉज के तहत रिटेन कर लेते हैं। 2021 में आप देखो 2021 तक
488 प्रिजनर्स है जो कि डेथ रो में थे इंडिया में, वो भी सीरियस ऑफेंसेस, उन्होंने बहुत ही बुरा अपराध किया जिसमें कि उनको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया गया। पंजाब और मध्य प्रदेश में आप देखो डेथ पेनल्टी जो है सबसे ज़्यादा दिया गया है, वो भी लीकर वगैरह दारू शराब पीने की वजह से। 1980 में एक केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है डेथ पेनल्टी का, क्योंकि आप देखो यहाँ पे प्रोसीजरल सेफगार्ड वगैरह प्रोवाइड भी किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो कि डेथ पेनल्टी को लेके, सबसे पहले तो ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, जहाँ पे डेथ पेनल्टी को कहा गया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही किसी भी इंसान को डेथ पेनल्टी देना है। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में कहा गया था कि कुछ मैनर ऐसे आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें कि क्राइम वगैरह कमिट किया गया है, क्या मोटिव्स है, एंटी सोशल नेचर क्या है क्राइम का, ये सब देखना होगा। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अनड्यू, इनऑर्डिनेट और अनरिजनेबल डिले कहा गया है जो डेथ पेनल्टी में किया जाता है। तो ये टॉर्चर वगैरह भी किया जाता है, ग्राउंड ऑफ कम्यूटेशन है सेंटेंस का। तो ये भी है कि डिले वगैरह भी देखने को मिलता है डेथ पेनल्टी देते देते जो है। आप देखो रेप केस हमारे देश में है जो कि निर्भया केस है, उसमें डेथ पेनल्टी देने में जो है वो काफ़ी साल लगे, 7 ईयर्स लग गए। तो क्या है मतलब कि ये टॉर्चर हो रहे हैं, जो फैमिलीज़ है वो भी टॉर्चर हो रहे हैं, जो प्रिजनर है वो भी टॉर्चर हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियस है, एक तो है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, दूसरा है कि सेकेंड ऑप्शनल जो प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट, थर्ड है कि 4 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन है जो जिसमें कि डेथ पेनल्टी को यूज़ किया गया है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन देख लेते हैं। 7th शेड्यूल में आप देखो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट के तहत है, और ये यहाँ पे आपको कंकरेंट लिस्ट में है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों को अधिकार है यहाँ पे। आर्टिकल 21 में आप देखो कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। इट मीन्स कि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के तहत, बट अगर जो लोग यहाँ पे हीनियस क्राइम वगैरह करते हैं तो उनको तो कानून के तहत सज़ा मिलेगा ही। आर्टिकल 72 और 161 है जिसमें कि पार्डन पावर, यहाँ पे पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नर को पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 161 में। इंडियन पीनल कोड के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ कानून है जिसमें कि डेथ पेनल्टी को रखा ही गया है, और ऑफेंसेस को भी यानी कि डिफरेंट जो टाइप्स के यहाँ पे ऑफेंसेस है उनको भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिस्ट किया गया है कि इस अपराध में यहाँ पे इतने इस तरीके के सज़ा मिलेंगे। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड और भी यहाँ पे जो टॉपिक्स है उसकी भी PD 365 पब्लिश होते जा रही है, तो आप लोग भी उसको काइंडली रिव्यू करते रहो, देखते रहो, अपने तरफ से भी गो थ्रू होते रहो। ओके, सो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। अगर आप लोग को आज की लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और हाँ, विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। अगर आप लोग विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस मेल आईडी में आप लोग प्रॉपर डिटेल्स वगैरह लेकर अब हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि एवरी वेडनेसडे एंड एवरी संडे आपको यहाँ पे एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो गाइज दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।